नमस्कार, स्वागत है आपका शान की बातें एपिसोड नंबर 17 में। आज हम फिर से एक ऐतिहासिक घटना के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस कालखंड से संबंधित कहानी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने एपिसोड नंबर 14 और 15 ए और बी में। तो ये कहानी भी उसी काल चक्र के आसपास में है जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। ये उस समय की बात है जब खिलजी वंश की स्थापना हुई थी और बलवन वंश ख़त्म हो गया था। तो बहुत कम समय लेता हूँ और चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ इसकी, तो मैं डायरेक्ट आपको उस डॉक्यूमेंट्री के पास लेके चलता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जब शासक बना तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, जैसे कि उसकी क्रूरता के कारण उसकी प्रजा उससे घृणा करती थी। दिवंगत सुल्तान के बेटे अरकली खान जीवित थे और मुल्तान के प्रजापति थे। उनकी उपस्थिति में गद्दी पर अलाउद्दीन का अधिकार सुरक्षित नहीं था। इसके अतिरिक्त मंगोल के आक्रमण का भय, पंजाब में खोखरों का विद्रोह जारी था और बलवन की मृत्यु के पश्चात बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए थे और उनकी दृष्टि दिल्ली के सिंहासन पर थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना था। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मध्य भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में उसको कब्जा करना था। तो उसने सर्वप्रथम एक मिलीजुली सरकार का गठन किया। यह मिलीजुली सरकार का मतलब गवर्नेंस से है। 3 भागों में उसने विभाजित किया। पहला भाग जिसमें बलवन के अमीरों और अधिकारियों को शामिल किया, दूसरे में जलालुद्दीन के अमीरों और अधिकारियों को शामिल किया और तीसरे में उसने अपने अधिकारियों को शामिल किया। और इस तरह से इन तीनों विभागों का एक वजीर बना दिया। उसने नया वजीर ख्वाजा खातिर को नियुक्त किया और दूसरे चरण में उसने जलालुद्दीन के बेटे अरकली खान को मुल्तान पे कब्जा करने के उद्देश्य से अपने भाई उलुग खान को 40,000 सेनाओं के साथ वहां पे आक्रमण करने के लिए भेज देता है और इस तरह से वह मुल्तान पे कब्जा कर लेता है। तीसरे और चौथे चरण में उसने मंगोल पे आक्रमण किया और फिर चौथे चरण में गुजरात होते हुए पूरे दक्षिण भारत पे उसने कब्जा किया। आपको उसकी लड़ाइयों के क्रम में अगर मैं बात करूं तो गुजरात पे 1297 में बघेल राजपूत राय कर्ण को हराया। उसके बाद रणथंभौर में 1296, फिर चित्तौड़ 1303 में जीता, फिर मालवा 1305 में जीता और इसी के साथ साथ मंगोल का आक्रमण भी इसके ऊपर जारी रहा। मंगोल उत्तर से आक्रमण करते थे और ये मध्य भारत, पश्चिम भारत होते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। मंगोल के आक्रमण का अगर आपको मैं क्रम बताऊं तो 1297 और 98 में दावा खान के नेतृत्व में पहला आक्रमण हुआ। उसके बाद सल्दी के नेतृत्व में 1299 में, फिर दावा खान के पुत्र ने 1299 में आक्रमण किया, फिर 1303 में तरगी के नेतृत्व में, फिर 1305 में अली बेग और तारक के नेतृत्व में। उसके बाद 1306 में इनके सेनापति काबुक और इकबाल ने आक्रमण किया। अब आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी मध्य भारत और पश्चिम भारत की तरफ बढ़ रहा था तो मंगोल का लगातार आक्रमण चल रहा था। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अटैकिंग नीति अपनाई। उसने बलवन के रक्षात्मक नीति को त्याग दिया और वो बड़ा सौभाग्यशाली भी था कि उसके पास नसरत खान, अलग खान, अलूक खान, जफर खान व मलिक कफूर जैसे योग्य नायक भी रहे। शायद इन्हीं सब कारणों से इसे सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी गई है और इसका बैटल मैनेजमेंट लाजवाब रहा है। ये तो बात हो गई अलाउद्दीन खिलजी के पराक्रम के बारे में कि वो कितना प्रभावशाली था। बता दूं कि उसका जो बैटल मैनेजमेंट था वो कितना स्ट्रांग था। जरूर आपने इस कहानी में देखा होगा। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। मैं आपको बता दूं कि उसकी जो आर्थिक नीति थी वो भी बहुत ही लाजवाब रही है। उसके बारे में भी जैसे उसने बहुत सारे ऐसे नवाचार किया, लाइक मार्केट कंट्रोल सिस्टम लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। एकता एक सिस्टम चलता था, उसके बारे में मैं अलग से एक रील बनाऊंगा। एकता सिस्टम को ख़त्म किया और टैक्स सिस्टम लाया। उसके बाद सैनिकों को सैलरी देना स्टार्ट किया। फिर सैनिकों का रिक्रूटमेंट जिसमें नए नए युवा लोगों को भर्ती किया। ये सारी बातें उसने करी हैं। ये तो सारी बातें रहीं उसकी क्वालिटी की। अब हम बात करते हैं कि वो कितना क्रूर शासक था, वो कितना चरित्रहीन, कितना धोखेबाज, कितना नमक हरामी करने वाला वो शासक रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने शायद सुना होगा
मलिक मोहम्मद जायसी की एक कविता जिसमें रानी पद्मिनी के बारे में वो बताते हैं। हालांकि ये कहानी 1540 में कही गई थी, मतलब ये जो कविता है, और इसके प्रामाणिकता पे भी बहुत संशय है। लेकिन एक बात तो तय है और एक बात तो निश्चित ये कहानी बताती है कि किस चरित्र का आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। आपको एक बात और बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का पहला शासक नहीं था। खिलजी वंश का पहला शासक उसके चाचा थे, जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उनके एक और भाई थे, उनका नाम था शिहाबुद्दीन मसूद। ये दोनों सिपाही थे। शिहाबुद्दीन बहुत कम समय में ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनका बेटा अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा बेटा उलूग खान, एक और बेटा है, उसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है इतिहास में, पर इन दोनों बेटों के बारे में है। तो जब ये दोनों बेटे अनाथ हो जाते हैं तो इन दोनों बेटों का पालन पोषण यही जलालुद्दीन ही करते हैं। और फिर जलालुद्दीन के बारे में अगर बता दूं, उनका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं, तो वो भी अपने भाई की तरह एक मामूली सिपाही की तरह बलबन की सेना में थे और बहुत कम समय में वो सूबेदार बनते हैं, फिर सेनापति बनते हैं। 1290 में वो शासक बन जाते हैं दिल्ली के। जब वो शासक बनते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो बलबन के आमिर थे वो उनको पसंद नहीं करते हैं। उनका ये मानना रहता है कि खिलजी जो हैं वो टर्की नहीं हैं, वो अफ़गानी हैं, और बलबन के जो आमिर हैं वो अफ़गानियों से बहुत नफ़रत करते हैं। तो हालांकि ये लोग टर्की ही रहते हैं। और इसका एक प्रमाण मैं आपको ऐसे बता दूं कि जब ये राजा बनते हैं तो इनका कोरोनेशन दिल्ली में ना होके किलोखरी के महल में होता है। और जब वो दिल्ली के महल यानी बलबन के महल में जब वो जाते हैं, बलबन के भरी सभा में वो ये बात कहते हैं, जलालुद्दीन फिरोज वो ये बात कहते हैं कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि मेरे पूर्वज कभी भी शासक नहीं रहे हैं, इसलिए राजत्व, अभिमान और गौरव ये मुझे विरासत में नहीं मिला है। सुल्तान बलबन इसी महल में शासन करते थे और मैं उनका सेवादार था। सुल्तान बलबन के गौरव और उनका जो भय था उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और इस महल का बेशक मैं आप लोगों का शासक ज़रूर हूँ, लेकिन इस महल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस महल पे आने वाली पीढ़ी जो उनके वंशज हैं उन्हीं का अधिकार होगा। ये सारी बात जब उनके बलबन के आमिर और अधिकारी सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और यहीं से उनका परसेप्शन चेंज होने लगता है। और उसके बाद जो इतिहासकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताते हैं कि वो एक बड़ा ही उदार, ईमानदार और बड़ा मिलनसार, या ये कहिए कि सबको लेके चलने वाला शासक था। उसको ये प्रशंसा बहुत अच्छी भी लगती थी। लेकिन कहा जाता है कि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। खिलजी जो बड़ा होता है और जब ये शासक बनते हैं तो खिलजी को अपना दामाद बना लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को, और उसके दूसरे भाई से भी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। उसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी धोखे से इनको कहीं बुलाता है और 1296 में उनकी मृत्यु कर देता है, उनका कत्ल कर देता है और वो खुद शासक बन जाता है। उसके बाद की कहानी तो आप लोगों ने मेरी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ज़रूर सुना होगा और उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए। और एक और विनम्र निवेदन आप लोगों से है मेरी तरफ से कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं आप लोग थोड़ा इसको फैलाइए और ये जल्दी से 5000 के को पार करे। जितना जल्दी अगर ये 5000 के को पार करता तो मैं एक बात बता दूं कि मेरे मोनेटाइजेशन में बस यही बॉक्स है जो अनक्लिक रह